इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम पूरा पार्ट पढ़ रहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके लास्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ध्यान से सुनना, है ना। बहुत छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बट इसकी बात एडवांस में इसमें कई बार टफ क्वेश्चन देखा गया है, बट मेंस लेवल पे और बोर्ड एग्जाम लेवल पे, नीट लेवल पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इसमें। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझ लिया तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं है। सुनोगे इसकी बात, ये मॉडर्न फिजिक्स के जैसा है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स क्यों पड़ा, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बट मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स इस वजह से पड़ा क्योंकि वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। 20th सेंचुरी समझते हो, जब हम 20th बोलते हैं तो हम 19 की बात करते हैं। जैसे हमें इंडिपेंडेंस डे हमारा 1947 में हमें मिला है, बट दैट इज इन 20th सेंचुरी, है ना। जो ये हम पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी बात 19th सेंचुरीज में हुई है। 19th सेंचुरीज में ये सारी बात हुई है। सुनते चलना कुछ कुछ बात, थोड़ी थ्योरी जैसी है, थोड़ी फिलोसफी जैसी है, ये छोटा चैप्टर है, इजीली कवर अप होगा। एक एक करके पूरी बात समझते हैं। पहले फ्लो देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या था। हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्या पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिर हमने चार्ज क्या कराया, बोलो बेटा? मूव कराया, तो क्या बन गया हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। मूव कराया तो क्या बन गया हमारे पास, बोलो बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने ये पढ़ा कि हर एक करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये भी हमने पढ़ लिया। मतलब एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और फिर मैग्नेटिक फील्ड से हमने नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा जिसका नाम है ईएमआई एंड एसी। उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड से भी वापस क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, बोलो बच्चों? करंट। क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, बोलो? करंट, है ना। कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट। ये बात भी हमने इसके अंदर में पढ़ी। अब आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आया, बोलो बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, फिजिक्स में या साइंस में हमने किसी चीज को इन्वेंट नहीं किया है, वो ऑलरेडी हमारे आसपास था, हमने उसको डिस्कवर किया, ढूंढा है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास पहले भी अवेलेबल था, है ना, लेकिन लोग इसको डिस्कवर नहीं कर पाए। ठीक बात है ना। जितनी भी तुम्हारी कम्युनिकेशन है, पूरी बात समझना है इसके, जितनी भी तुम्हारी कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंडेंट है। अगर आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी बंद हो जाए, है ना, तो मिट्टी के रात का वीडियो कॉल बंद हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो कॉल इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर पता नहीं तुम लोगों ने वो मूवी देखी, किसी ने द कोर मूवी देखी है? द कोर मूवी देखी है किसी ने? देखिए, अच्छी बात है, एक किसी ने देखी। 2-3 मूवीज अभी मत देखना कल से, लेकिन 2-3 मूवीज तुम्हें देखनी चाहिए साइंस पे बेस। एक मैंने पहले बताया था, एक द ग्रेविटी देखी किसी ने? द ग्रेविटी किसे देखी? देखिए। एक और अभी रिसेंटली मूवी आई थी 2 साल पहले, ओपनहाइमर, देखिए किसी ने? देखिए। एक ये थोड़ी पुरानी मूवी है, द कोर। मैं इसकी कहानी क्यों बता रहा हूं वो तुम्हें समझाता हूं। इस मूवी की स्टोरी थोड़ा सुनना, है ना, तुम्हें समझ में आएगी, फिजिक्स सब कुछ रिलेटेड है। द कोर में क्या होता है कि एक दिन सडनली सुबह सारी कम्युनिकेशन की चीजें ठप हो जाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही फ्लाइट प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा पाती है, तो फ्लाइट्स अपनी डेस्टिनेशन भूल जाती है। कई बर्ड्स की मूवमेंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, बंद हो जाता है ना। कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है। पुरानी मूवी है ये द कोर।
तो पता चलता है ये क्यों बंद हो गया, क्योंकि अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म हो गई। मैं मूवी की स्टोरी अभी सुना रहा हूं आपको पढ़ाने से पहले, थोड़ा फ्लो बनाओगे दिमाग में तो पढ़ने में मजा आएगा इस चैप्टर को। तो क्या हो गया, अर्थ का क्या खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है। इस बारे में हमें पढ़ना है, अर्थ खुद भी क्या है, एक मैग्नेट, ये सबको पता है। अगर इस रूम में लाकर एक मैग्नेट को मैं हैंग करूंगा तो नेचुरली इस रूम के अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ आके क्या हो जाएगा, बोलो, ओरिएंट हो जाएगा। पुराने समय में भी लोग सी के अंदर में डायरेक्शन देखने के लिए यही नॉर्थ पोल साउथ पोल का यूज करके डायरेक्शन जाते थे। तो अर्थ एक मैग्नेट है। में जान के हैरानी होगी कि अर्थ क्यों मैग्नेट है, इसका कॉज हमें ठीक से अभी तक पता नहीं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से एक थ्योरी ये है कि अर्थ 3 हिस्से में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो कोर है, कोर के अंदर में मोल्टन स्टेट में लावा प्रेजेंट है ना, और वो अर्थ के साथ घूम रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यही थ्योरी हम मानते हैं, इसी थ्योरी पर ये मूवी चली थी और इस मूवी में दिखाया था, फिर वो बहुत ही हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि वो एक, अब उसको स्पेसशिप तो नहीं बोलेंगे, कोई शिप लेकर नीचे जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं और जाकर कोर को धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कोर को एक धक्का चाहिए था, तुम्हें जैसे चाहिए होता है ना, तो उससे वो कोर स्टार्ट करते हैं उसको। ये मूवी की स्टोरी है। बट अब इसमें फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम सबके लिए बहुत ये है कि हम घूमने के लिए ऊपर तो जा रहे हैं कहीं दूर दूर तक, चांद, मून, इधर उधर, है ना, घूमने जा रहे हैं, स्पेस में और भी कई जगह है। बट हार्श रियलिटी ये है, मैंने शायद तुम्हें बताया भी है, तुमको भी ये बात पता होगी कि अर्थ के हम कितने नीचे तक जा चुके हैं, बस मतलब 12 किलोमीटर मान, 12 किलोमीटर, है ना, यहां से साउथ सिटी, जहां तक तुम रोज जाते हो, इतनी दूर ही हम अर्थ के नीचे गए हैं। इसके नीचे हमें अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता है। कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पाताल है, नर्क है, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, डायमंड है, गोल्ड है, नहीं पता, नहीं पता। और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उस चीज को पता कर सकें। ये एक बड़ी लंबी एक अलग से स्टोरी है। तो वापस अब चीजों को साथ रिलेट करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, नाम क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ा, पहले ये भी बात समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का होना जरूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होए। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। अब कहां होगा, थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में। एक और बात सुनना जरा, इन बातों को सुनते चलना ध्यान से। मैं जो भी कोई स्टोरी सुना रहा हूं वो सब कुछ रिलेटेड है सब्जेक्ट। तो स्टोरी सुनो, एंजॉय करो, लेकिन उसमें भटकना मत, सब्जेक्ट के साथ अटैच रहे। जब मॉडर्न फिजिक्स आई ना, हमने कुछ चीजें पढ़ रखी है, हमने वो पढ़ा है डी ब्रोगली के बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ा है डी ब्रोगली के बारे में। क्या क्या बोलता था डी ब्रोगली ने, क्या दिया, लॉ दिया कोई नहीं, डी ब्रोगली ने क्या दिया, वेवलेंथ के बारे में लॉ दिया, लॉ दिया नहीं नहीं, डी ब्रोगली ने दिया क्या, लॉ दिया है, बिल्कुल गलत। डी ब्रोगली ने कोई लॉ नहीं दिया। डी ब्रोगली के साथ जो वर्ड एसोसिएटेड है तो वो क्या है, हाइपो, हाँ किसने बोला हाइपोथेसिस, यस, द वर्ड यूज्ड विथ डी ब्रोगली इज हाइपोथेसिस। उसने कोई लॉ नहीं दिया, उसने कोई मैथमेटिकली चीज को प्रूव भी नहीं किया, उसने एक हाइपोथेसिस दी। क्या दी उसने, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, पूरी मॉडर्न फिजिक्स हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है मुझे ऐसा लग रहा है। डी ब्रोगली ने क्या किया, मेहनत किया था पुराने साइंटिस्ट लोगों ने, उनकी सारी मेहनत के बेस पर उसने एक अपनी सिमेट्री देख दी कि भाई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा और वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। एक और साइंस की बात याद रखना, इससे बाद में मॉडर्न फिजिक्स में और कई जगह पर लोगों ने बोला कि नेचर लव्स सिमेट्री। सुनते चलना ये सब बात, फिर चैप्टर पे आएंगे। नेचर लव्स सिमेट्री, इसका क्या मतलब है, मान लो मैं कह रहा हूं कि हर सहज के साथ कोई घटना हुई तो घटना भी हर सहज के साथ होगी। सिमेट्री है दोनों के बीच, हर चीज के बीच में सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री, देखो
कैसे सिमेट्री देखो, आओ देखते हैं सिमेट्री, आओ देखते हैं सिमेट्री। मैंने एक कैपेसिटर का प्लेट ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक कैपेसिटर का प्लेट। कहानी से बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। और इसको मैंने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया और एक की लगा दी। द मोमेंट की विल बी क्लोज्ड, कैसे आप की क्लोज करोगे, कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, बोलो बेटा, चार्ज। करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस सर्किट में, हाँ ना बोलो यार, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैक्सवेल, सुना नाम कभी? ये नाम तो बहुत कॉमन है ना, मैक्सवेल। तो हमारे पास कौन आया, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने क्या किया इस सिचुएशन पर, उसने एक मैग्नेटिक निडल ले ली। क्या ले लिया उसने, एक मैग्नेटिक निडल। करंट फ्लो कर रहा है, उसने देखा कि इस मैग्नेटिक निडल के अंदर में, दिस मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड एट पोजीशन 1, उसको उसने पोजीशन 1 पे रखा और इसके आसपास उसने एक एम्पीरियन लूप बना लिया, एम्पियर सर्किटल की हेल्प ली। क्या इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगी, बोलो यस और नो? बिल्कुल होगी, बिकॉज एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे मिनट रखोगे, मैग्नेटिक निडल क्या करना शुरू करेगा, बोलो, डिफ्लेक्ट। किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट या राइट? इधर को, लेफ्ट राइट का आंसर है इधर को, लेफ्ट या राइट? क्यों? ब्रो, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी, लेफ्ट या राइट? क्लास 10 पास करके नहीं आए हो तुम लोग। जब कभी भी, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो तो सुन लो, जब कभी भी निडल की डिफ्लेक्शन दिखानी होती है, ओनली निडल की, तो उसके लिए हम स्विम रूल यूज करते हैं, या स्नो रूल भी कहते हैं, क्लास 10th लेवल की फिजिक्स है। स्विम रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप स्विम करना शुरू करो, जिधर आपका लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही निडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। तो जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी, तो स्विम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं स्विम, है ना? तो जब आप इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, आप इधर स्विम करो, लेफ्ट हैंड इधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन भी इधर ही होगी। हाय रे हाय, शुक्र है मैंने पूछ दिया। इन दिस डायरेक्शन कौन डिफ्लेक्ट करेगा, बोलो, नॉर्थ पोल। जो तुम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो बिल्कुल ठीक है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है? नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन भी अगर आप करना चाहो तो उसी तरीके से करोगे। अच्छा सुनो जरा, मैं कहीं और चला गया, वापस आता हूं। मैं सिंपल बात पे रखता होता हूं, पुरानी बात नहीं पूछता हूं, तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखता हूं। पोजीशन 1 पे मैंने एक मैग्नेटिक निडल रखी, जैसे करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो ये मैग्नेटिक निडल अपनी ही जगह पर रहेगा या डिफ्लेक्शन दिखाएगा? दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक बात है। अगर मैंने यहां पर कोई निडल रख दिया, क्या ये निडल कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा? कायदे से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई करंट है ही नहीं। करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैं तुम्हारे बिहार पर खुद ही बात कर लेता हूं। भाई ये अलोंग द वायर रखा है, अलोंग द वायर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 होती है। अच्छा ये भी याद नहीं, सॉरी। यहां पर अगर मैंने एक मैग्नेटिक निडल रखा, तो ये मैग्नेटिक निडल के अंदर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर कोई करंट कैरिंग वायर बीच में नहीं है। ऐसा ही लगता है, दिखाते देखो कैसे। यहां पर मैंने एक बना दिया फिर से एम्पीरियल लूप, पहले यहां के लिए लगाता हूं, यहां के लिए लगाओ एम्पीरियल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, बोलो क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो करंट है लूप के अंदर, बिल्कुल करंट है, कितना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन, आगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू।
अगर आप पोजीशन 2 की बात करो, अगर आप पोजीशन 2 की बात करो, क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, तो v डॉट dl इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? बोलो 0 आ गई। बोलो यस और नो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां है ही नहीं तो निडल को कोई भी डिफ्लेक्शन दिखानी ही नहीं चाहिए थी, बट निडल वहां डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जब दोनों प्लेट्स के बीच में निडल को रखा गया तो निडल वहां डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब समझने के लिए थोड़ा इसको ऐसे समझ सकते हो कि पुराने समय में आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है, तब टेलीफोन के लिए बिना वायर के कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। अगर आपको फोन करना है तो वायर लगी होनी चाहिए। आपके घर में बकायदा टेलीफोन की तार आती थी, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी की तार आती, आपके घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी की तार आती तभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वैसे टेलीफोन की वायर होती थी, टेलीफोन के खंबे लगे होते थे और उससे वायर आती थी तभी बात हो पाती थी। तो एक जनरल मिसकंसेप्शन पहले थी कि अगर हम हवा से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना, हम हवा से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो जमाना बीत गया और अब हम हवा से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम तो सब कुछ वायरलेसली ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, है ना, फोन पे बात कर रहे हो, मिठी वीडियो कॉल कर रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है? हवा में चल रहा है। बोलो यस और नो। वैसे ही यहां तक एक मिसकंसेप्शन थी कि करंट के फ्लो होने के लिए वायर होना चाहिए। करंट के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? वायर होना चाहिए। यहां पे क्या दिखा सोचो, यहां पर कोई करंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, बट ये नीडल जो है वो क्या दिखा रहा है? डिफ्लेक्शन। तो मैक्सवेल ने बुलाया एम्पियर को, सुनो भाई इधर आओ। एम्पियर देखा, एम्पियर का तो पूरा लॉ यहां पर क्या हो गया? लुल, काम ही नहीं कर रहा था। एम्पियर की काफी मेहनत पे मैक्सवेल ने क्या फेर दिया? पानी। मैक्सवेल बोला कि भाई साहब मैथमेटिकली ये हो रहा है और प्रैक्टिकली यहां डिफ्लेक्शन दिखाई जा रही। मैक्सवेल तेज था। मैक्सवेल ने क्या बोला? नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। क्या है सिमेट्री? मैक्सवेल ने बोला कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करंट आ सकता है। और उसने किस बेसिस पर बोला? ये प्योर थ्योरेटिकली कंसिडरेशन। क्योंकि उसने क्या बोला कि मुझे जो नेचर को पढ़ के लग रहा है, नेचर को देखकर मुझे जो समझ में आ रहा है, वो क्या समझ में आ रहा है कि नेचर को क्या पसंद है? सिमेट्री पसंद। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से, समझना बात को, कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करंट आना चाहिए, है कि नहीं? देखो मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट ला सकते हैं और करंट से हम क्या ला सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोला हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। अरे बात समझ की नहीं? अगर आप एक्स से वाई जा सकते हो तो आप वाई से भी एक्स आ सकते हो। और उसने किस बेसिस पर बोला? थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पर। उसको लगा कि ये चीज होनी चाहिए और ये चीज यहां होती हुई दिखी, क्योंकि यहां पर इस निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसका मतलब यहां पर कोई करंट आ रहा होगा और उसी करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का क्या नाम दिया गया? बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? ऐसा करंट जिसको आने के लिए, जिसको फ्लो होने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है। इसको फ्लो होने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करो, वहां पर ऑटोमेटिकली ये करंट आना शुरू कर जाएगा एंड दिस करंट इज नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखना शुरू करो, पहले लिखो सबसे पहले
टॉपिक लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट. राइट ऑन द फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट. देखो ना पहले, करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. पहला पॉइंट लिखो, करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड पॉइंट, मूविंग चार्जेस मेक्स करंट. सेकेंड पॉइंट, मूविंग चार्जेस मेक्स करंट. थर्ड पॉइंट, charges या charge is always carried by some particle or matter. Charge is always carried by some particle or matter. ये क्या है तीन पॉइंट्स? ये वो तीन पॉइंट है जो हमें पता है. ये वो तीन पॉइंट है जो हमें पता है. नेक्स्ट लिखो टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट. ब्रैकेट में लिख लो, ये तीन चीजें वो हैं जो हमें अभी तक पता है. ये वो तीन चीजें हैं जो हमें अभी से पता है. ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखो उसके लिए. ये बनाओ सारा. हो गया बच्चों? कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना कि यहां एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो चुका है. कौन सी महिंद्रा की कौन सी गाड़ी है? हो गया? बात समझ में आ गई? लिखो पहला पॉइंट, मैक्सवेल shows that ampere circuital law is inconsistent. Maxwell shows that
Ampere circuital law is inconsistent. Second, Maxwell modified the Ampere circuital law. Modified the Ampere circuital law. Hello. क्या बोला मैंने? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टू मॉडिफाई मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री. टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ, थर्ड पॉइंट, टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ, Maxwell followed the concept of symmetry. That is concept of symmetry. That is, by Faraday's law, a changing magnetic field induces an electric field. Hence, a changing electric field must induce a magnetic field. सिंपल बात है, सुन लो. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेकर आता है? करंट से क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. पूरी बात एक बार दोबारा समझते हैं बच्चों, पूरी बात दोबारा समझते हैं बच्चों. थोड़ा फ्लो बनाओ. इस पोजीशन पे निडल की डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, हो गई. प्लीज ध्यान दो इधर. इस पोजीशन पे निडल की डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, हो गई, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. यहां पर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है, कोई करंट नहीं है, स्टिल देयर इज डिफ्लेक्शन. तो ये बात हुई कि कैसे हो रही है डिफ्लेक्शन. तो इसने बोला कि यहां पर भी एक करंट फ्लो कर रहा होगा. यहां क्या फ्लो कर रहा होगा? बोलो, करंट. उस करंट का हमने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट. और वो करंट आया कहां से? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से. कहां से आया? बोलो बच्चों, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से. अब वेरिएबल, इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है. तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, क्या कर रही है? बोलो बच्चों, वेरी कर रही है. तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक वेरी कर रही होगी तब तक बीच में एक करंट आ रहा होगा, और उस करंट का नाम क्या है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट. द मोमेंट बीच का करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आना बंद हो जाएगा. वही फराडे वाली बात, जब भी किसी से एसोसिएटेड फील्ड चेंज होगी तो ही वहां पर इंडक्शन होगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही पूरी तरह से? तो यहां पर अब क्या किया फैराडे ने बोला कि अब जो करंट होता है वो करंट, दो करंट होगा, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट. लिखना मत, समझना मैं. तो जो टोटल करंट है, दिस टोटल करंट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट.
this total current is my conduction current and displacement current, which is I is equal to कंडक्शन करंट समझते हो बेटा कौन सा करंट? जो करंट हमारे पास है ऑलरेडी, जो वायर से फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज माय कंडक्शन करंट। और जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप से आया वो करंट क्या कहलाएगा? बोलो बच्चों मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। और सुनना बात जरा ध्यान से, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा किसके बराबर? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज डी फाई? फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई आई बाय डी टी। तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो जिस लॉ को सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ ने लिखा था वो हो जाएगा कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, विच इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, the modified of एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या होगा मेरे पास? क्लोज इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस आई डी, और यू कैन राइट इट एज क्लोज इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स I इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाय, ये मेरे पास बनेगा बाय मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्विकली नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे की तरफ चलते हैं। पिछला तो लिख लिया ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो हो गया ना सारा। नीचे लिखो हेडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखो whenever an electric field, whenever the electric field and hence electric flux changes with time, there will be a current in existence. There will be a current in existence known as displacement current. Known as displacement current. ये नोट डाउन कर लो सारा। क्या कॉज है डिस्प्लेसमेंट करंट का? बोलो बच्चों, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या कॉज है डिस्प्लेसमेंट करंट का? बोलो बच्चों, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्विकली नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, यही होगा और क्या होगा। जब इसने सिमेट्री बोला है तो सिमेट्री यही है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स भी तो वेरी करेगा ही करेगा ना। तो हम तो फील्ड किसी न किसी एरिया से एसोसिएटेड लेते हैं ना। फैराडेज के अंदर भी हमने फ्लक्स की डिस्कशन की है। हाँ, ई लिखा है भाई। टेस्ट नहीं देने वाले बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मन नहीं करता बताने का, लगता क्या ही इनसे बात की जाए, इग्नोर भी करने का मन करता है। फिर सोचता हूँ चलो थोड़ा गंदे से जवाब दे दो, इग्नोर से भी ज्यादा बुरा है। क्यों हर्षद, है कि नहीं? किसी टेस्ट में मामी आ जाती है, किसी टेस्ट में
जो मेजर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वही लोग पिछले रिवीजन टेस्ट में नहीं आ रहे हैं। चलो कल मेजर टेस्ट में देखता हूं, जो नंबर कम आए ना डंडे से ना दुकान तोड़ दूंगा मैं। वो नहीं जिसका तू सीईओ है, वो जिस पे तू टिका हुआ है। अंशुल तेरी तैयारी हो गई मेजर टेस्ट की? नो, अगर मेजर टेस्ट में नंबर नहीं आया ना डंडे पड़ेंगे 20, मैं तेरे को बता रहा हूं। हो गया? हाँ जी बोलो। जेई वालों के लिए मेजर टेस्ट का कौन कौन आ रहा है कल मेजर टेस्ट देने? खड़े हो जाए एक बार फटाफट, काउंट कर लूं मैं, प्रिंट आउट निकालना। ठीक है, और बैठ जाओ, केवल मेडिकल वाले खड़े रहना, केवल मेडिकल वाले खड़े रहना। मेडिकल मेडिकल वाले, ठीक है। अरे प्रिंट आउट भी तो निकालना है ना। संडे की जो टाइमिंग होती है सब कुछ टाइमिंग मेरी फिक्स है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई 1:30 नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो तुम देखो भाई, संडे की जो टाइमिंग होती है उसी टाइम में रखो, ठीक है। अच्छा चलो फ्लो बनाते हैं यहां पर। तो ये मेरे पास आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सुनना जरा ध्यान से, कि सर पढ़ना तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? और ये तो हम ईएमआई में भी पढ़ सकते थे, फिर यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या है क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? हमने चैप्टर कौन सा पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आखिरी बात है इसकी, अगर ये समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ गए। हमने पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने पढ़ा क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। किसको गलत प्रूफ कर दिया? एम्पियर सर्किटल लॉ को। ये सारी बात हम कहां कर सकते थे? ईएमआई में। तो अभी कर क्यों रहे हैं? आओ बताता हूं क्यों कर रहे हैं। अगर आप ईएम वेव्स के बारे में बहुत ही सिंपल सी बात अगर सुनोगे ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? दिस इज एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। दिस इज एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। 10 मिनट तक ध्यान से पूरी बात को सुनना, तुमको ईएम वेव्स 50% 80% खत्म हो जाए। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट? एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। सोचो कितना ही खूबसूरत है नेचर कि तुम एक चार्ज पार्टिकल लो जिसको तुम ठीक से देख भी नहीं पाते, उसको तुम बस एक्सिलरेटिंग मोशन में ले जाओ, वो खुद से वेव एमिट करना शुरू कर देता है। ये जो तुम लाइट देख रहे हो, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही आता है। दोनों बातें समझना है। ईएम वेव्स के लिए आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होनी ही चाहिए, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आती कहां से है, पूरी बात समझना। अगर तुमसे बोलेगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसका एक लाइन और सिंपल लाइनर आंसर है एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्या आंसर है उसका? एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। पर इसके आगे की कहानी बच्चा नहीं समझता है। समझना जरा क्या होगा एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होने से। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। उससे क्या प्रोड्यूस होगा बोलो? वेरिएबल करंट। उससे क्या प्रोड्यूस होगा बोलो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड।
और अगर कहीं भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उससे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करना शुरू कर जाए। एक बार फिर से सुनो बात, ध्यान रिलेट करना चाहिए। क्यों पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट वो देखना, यहीं से कॉज समझ में आए। अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो क्या प्रोड्यूस होगा, बोलो बच्चों? वेरिएबल, दिमाग में बात बिठाओ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, बोलो बच्चों? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो बच्चों? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कहीं पर भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसको निकाल देता है, बोलो बच्चों? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। और समझना जरा सा, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसकी वजह से करंट आ जाएगा विच इज नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। और अभी तक हमें यही लगता था कि अगर कहीं करंट को फ्लो कराना है तो मुझे कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए, कोई पाथ चाहिए उसको फ्लो कराने के लिए। पर डिस्प्लेसमेंट करंट ने यह बात बता दी कि करंट हवा में भी फ्लो कर सकता है। बोलो ये सर, है कि नहीं? हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, हो सकता क्यों, वायरलेस चार्जिंग तो आ ही चुकी है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा करंट भी आ जाए कि आपके घर में वायर आएगी ही नहीं, है ना? डिस्प्लेसमेंट करने से डायरेक्ट आपके घर में वायर आ रही हो। वायरलेस चार्जिंग तो हो ही चुकी है ना? कॉन्टैक्ट में रखना होता है पर वायर नहीं लगानी पड़ती। यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो बिना किसी वायर के फ्लो करता जा रहा है। सोचो कैपेसिटर का एक नया रूप और देखने के लिए मिला कि कैपेसिटर को जब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, जिसकी वजह से उसके बीच में एक और करंट प्रोड्यूस है विच इज नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट नीड मीडियम। तो क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा, ये बात समझ में आई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को भी मीडियम नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? वहीं से जहां से कौन प्रोड्यूस होता है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहीं से जहां से कौन प्रोड्यूस होता है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहीं से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, बोलो बच्चों? मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। वहीं से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, बोलो बच्चों? मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार फिर दिमाग में बिठाओ, अगर आपको ईएम वेव कहीं प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, बोलो? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करे? क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, बोलो? चेंज होती चली जाएगी। और हमने बाय सिमेट्री, मैक्सवेल ने हमें यह सिखा दिया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो बच्चों? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट भी है वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तुम समझ लो इस बात को। और लाइट भी ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा है। आखिरी बात समझते हैं, ये लिखना, एक बात और समझ लेते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपने एक बात नोटिस की है बच्चों, आपने से आईसीएससी में, आईसीएससी किसने पढ़ा? आईसीएससी से, आईसीएससी, आईसीएससी सब सीबीएसई, चलो कोई। आपने कभी वेव्स में अगर पढ़ोगे तो एक वर्ड यूज करते हैं प्रोपगेटिंग। कभी सुना है, कभी पढ़ा? क्या यू वर्ड यूज करते, बोलो? प्रोपगेटिंग, प्रोपगेशन। पहली बात, ये किसी को तब नहीं पता, किसी को आईसीएससी या आईजी जो है ना, कौन सी आईबी बोर्ड, उसमें जनरली है ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आओ समझते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। फोन मत चलाओ, दोनों बंद करो। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? फोन ही तो था। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो जरा समझते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की और ये अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बोलो? वेरिएबल, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? वेरिएबल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से हो रहा होगा।
इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा फिनोमेना समझ लो, फिनोमेना समझ गए तो पूरी बात समझ जाओ। इधर क्या प्रोड्यूस कर रहा है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, ड्यू टू सिमेट्री ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये मेरा वाई एक्सिस है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता किधर जाएगी, जिस डायरेक्शन में मैं वॉक करूंगा, ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स। इस तरीके से ईएम वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर द मोमेंट इट इज कांस्टेंट तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, कोई ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल किया, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी शुरू हो जाएगी, वेरिएबल, प्रोपोगेट कर रहा है, दिस इज प्रोपोगेशन। और इसके परपेंडिकुलर पर कौन चल रहा है, ईएम वेव्स। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। This is called transverse nature of electromagnetic waves. That is, electric field, magnetic field, and propagation is perpendicular. Is perpendicular. Is perpendicular. समझना, यहां पर हमने ना एनर्जी को भी लिखवाऊंगा आगे, पहले आज पूरी बात समझो। पहले यहां पर हमने एनर्जी को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो वो आपके पास E क्रॉस बी से आएगा। किससे आएगा बोलो, E क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट जो डायरेक्शन देगा, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इस वेक्टर को हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नाम रखना था, कुछ भी नाम रख लिया। क्या नाम रख लिया, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बताता है पॉइंटिंग वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चीज को एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स नेचर को। अगर ये मेरे पास मेरा एक्सेस है, एक मेरा एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। This is the direction of propagation of electric field. तो y एक्सिस के लॉन्ग कौन प्रोपगेट कर रहा है बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपगेटिंग अलोंग y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपगेटिंग अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों ध्यान से सुनना, तो बच्चों ध्यान से सुनना, उसी समय अगर प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो साथ में कौन आ जाएगा बोलो बच्चों, प्रोपगेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है बोलो बच्चों, अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस है ना, अलोंग z एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये बता रहा है कि इसकी प्रोपगेशन ऐसे हो रही है और ये बता रहा है कि इसकी प्रोपगेशन ऐसे हो रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर प्रोपगेट करेगा बोलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल प्रोपगेट अलोंग, किधर प्रोपगेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो बेटा, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने बस इसके दो चीजें और पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी और इसके यूजेस। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ऑप्टिक्स। एक बार फिर फ्लो बना लो सारा, एक बार फिर से। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल
इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वही दोनों क्या प्रोड्यूस करता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है बात? और ये ट्रांसवर्स नेचर है, और अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नहीं प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन प्रोपोगेट करेगा बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप यहां से स्लाइड करके प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो सब कोई, है ना? इसमें दो बातें हमने और करनी है कल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स यूजेस। ठीक, चलो, थैंक यू। हाँ, आप पेज आगे कर लो, स्लाइड कर लो बेटा। आप लिखने के बाद मेरे से ऑफिस में मिल रहे हैं।